हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल 2023 के लिए जो हमारा हिंदी पेपर 2 की तैयारी चल रही है उसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे। जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है उस किताब को हम जो उनके जो पॉइंट्स हैं, उनके जो क्रिप्स पॉइंट्स हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस उनको हम देख लेंगे। और ये वीडियो है, ये पार्ट 2 है और इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। ये जो पूरी की पूरी मेरी वीडियो सीरीज़ है हिंदी पेपर 2 की, जिसमें मैं एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ और इसमें मैं थ्योरी पार्ट भी करवा रहा हूँ। तो यदि आप इन दोनों को देख लेते हो तो आप पेपर 2 है उसमें 90% अंक आसानी से ग्रहण कर सकते हो जब आप चीज़ों को याद कर पाओगे। जब चीज़ें आपसे याद नहीं होगी फिर तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। तो आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है। मैं समझाने का अपना पूरा प्रयास करूँगा। इससे पहले जो पार्ट 1 है यदि आपने नहीं देखा है तो इसको चेक कर लोगे। वो वीडियो की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप इस जो सीरीज है हिंदी पेपर 2 की, इसके सारे वीडियोस एक जगह देखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट है जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2, इसको आप चेक कर लोगे। इसमें आपको जो सारी वीडियोस हैं वो एक जगह मिल जाएगी हिंदी पेपर 2 की, तो आपको ढूंढने में जो वीडियोस हैं उनको परेशानी नहीं होगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो या फिर मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। मुझसे बात करना चाहते हो तो ये मेरा यूजर नेम है सौरभ25 सिंह, यहाँ से मुझसे बात हो सकती है आपकी। तो जो आज का वीडियो है हमारा, इसमें हम जो आदिकाल है, इससे पहले मैंने जो काल डिवीजन है उसको बता दिया था, तो आज की वीडियो में हम आदिकाल को देखेंगे जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। वीर गाथा काल भी इसे कहा जाता है, इसको देखेंगे। इससे पहले जो मेरा वीडियोज आया था, इससे पहले जो मेरा वीडियो था उसमें हम हिंदी साहित्य के काल डिवीजन को देखा था, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन को देखा था और जो हिंदी साहित्य की किताब है उसकी विकास यात्रा है उसको देखा था। और इनका जो काल डिवीजन था यहाँ से सवाल बनेंगे, तो ये जो पॉइंट है इसको पूरा अच्छे तरीके से याद कर लो। मैं इसको अच्छे तरीके से उस दिन समझा भी दिया था, जो पहला पार्ट था उसमें इसे अच्छे तरीके से समझाया है। उसके बाद जो रासो साहित्य जो कुछ ग्रंथ हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, और उसके बाद जो रासो साहित्य की जो विशेषताएं हैं उनको मैंने बता दिया था। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्या, तो जो वीर गाथा काल है इसमें कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं हमें याद होने चाहिए। बस ये जो किताब है वो बहुत बड़ी किताब है, 800 पेजों की किताब है, तो इनमें मैं हर चीज़ों को तो आपसे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीर गाथा काल है। इसमें जो प्रकृत जो भाषा है, जो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म के समय जो भाषाएं मगध में चली करती थी, प्रकृत भाषा, तो प्रकृत की अंतिम जो अवस्था होती है वो अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी का विकास, जो हिंदी साहित्य है उसका आविर्भाव मतलब उद्भव हुआ है, उसका विकास हुआ है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रकृति के जो अंतिम अपभ्रंश हो, अपभ्रंश मतलब होता है जब चीजें बदल रही हो, जब चीजों को बदल कर उसको तोड़ मरोड़ कर जब पेश किया जाता है, शब्दों का जैसे अर्थ परिवर्तन आप देखते होंगे ना, तो उसी को अपभ्रंश बोलते हैं। तो जब प्रकृति की अंतिम अवस्था अपभ्रंश अवस्था जो थी उससे ही हिंदी साहित्य का जो है वो आविर्भाव हुआ था, ये रामचंद्र शुक्ल का कहना है। और जो महाराजा भोज हैं, महाराजा भोज जो परमार वंश के जो संस्थापक, परमार वंश के जो राजा हैं, मध्य प्रदेश जो थार नगरी है, तो वहाँ के जो राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव का जो समय है उसके कुछ पीछे तक का जो काल है उसे माना जाता है कि वो वीर गाथा का काल है, ठीक है। विद्यापति जो है, जो कि मैथिली के जो कवि हैं, मैथिली कोकली भी इन्हें कहा जाता है, तो विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की जो भाषा है उसको देसी भाषा कहा है। तो आपसे सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे कि किसने कहा है कि जो अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित भाषाएं हैं जो बोलचाल में आती है उसे देसी भाषा किसने कहा है, तो ये विद्यापति ने कहा। और ये जो कथन पूरा है वो किसका है, तो ये पूरा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो ये आपको याद रखना है। इस आदिकाल के संबंध में ध्यान दे तो यह बात है कि इस काल का जो साहित्य सामग्री प्राप्त हुआ है उसमें कुछ असंदिग्ध है, मतलब जो साहित्य हमें प्राप्त हुए हैं, जो सामग्रियां हमें जो प्राप्त हुए हैं लाइब्रेरी से प्राप्त हुए हैं, जो पुस्तकालय हैं उनसे जो सामग्रियां प्राप्त हुई है वो संदिग्ध है और कुछ असंदिग्ध है, मतलब कुछ तो उसके प्रूफ मिल जाते हैं और कुछ के जो प्रूफ है वो हमें नहीं मिलते हैं। तो जो असंदिग्ध पार्ट है वहाँ पे हमें रिसर्च ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है। वो यही कह रहे हैं कि जो हिंदी सामग्री हमें प्राप्त हुई है उसमें कुछ असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। तो असंदिग्ध सामग्री से जो कुछ प्राप्त हुआ है उसकी भाषा जो है वो अपभ्रंश, असंदिग्ध जो असंदिग्ध है जिसमें कोई संदिग्ध नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं, तो उसकी जो भाषा हमें प्राप्त हुई है वो भाषा कौन सी है, तो वो अपभ्रंश भाषा है, मतलब कि प्रकृत भाषा। प्रकृत भाषा मतलब प्रकृति की रूढ़ियों में कुछ जो बहुत कुछ बद्ध,
जो प्रकृति की रूढ़ियों में है वो बहुत कुछ बद उसको बोला जाता है। तो वो प्रकृत भाषा जो हिंदी है, प्रकृत भाषा हिंदी है, वो क्या है, तो वो जो असंगठित, जो असंदिग्ध जो हमें सामग्रियां प्राप्त हुई है उसके उससे जो उसकी जो भाषा मिलती है वो कौन सी मिलती है, तो वो प्रकृत भाषा हिंदी मिलती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सी प्रकृत भाषा हिंदी मिलती है। आपको सवाल इसी तरह से पूछे जाएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो वहाँ 2 ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि रामचंद्र शुक्ल किसके बारे में क्या कहते हैं, ये पूछा जाएगा, और दूसरा उनका काल डिवीजन पूछा जाएगा। तो मैं वही चीजें आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि भरत मुनि जो कि विक्रम तीसरी संवत के काल जो है उनका बैठता है वो विक्रम तीसरी संवत के हैं। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न लेकर, जो अपभ्रंश भाषा है उसको अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है। ठीक है, तो आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि किसने अपभ्रंश को जो है वो अपभ्रंश ना कर उसको लोक भाषा को देसी भाषा कहा है। तो ये किसने कहा है, तो ये भरत मुनि ने कहा है। सवाल आपसे इसी तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, वरुचि का जो प्रकृत प्रकाश है, वरुचि एक लेखक है, उनका एक बुक है प्रकृत प्रकाश, उनकी जो कृति है वो प्रकृत प्रकाश है। इसमें भी जो है वो अपभ्रंश जो है वो उसका उल्लेख नहीं मिलता है। जो ये वरुचि का जो प्रकृत प्रकाश वर्ष है इसमें अपभ्रंश का उल्लेख नहीं मिलता, इसमें प्रकृत भाषा का ही उल्लेख मिलता है। अपभ्रंश जो नाम है वो पहल मतलब सबसे पहले जो ये जो अपभ्रंश है भाषा, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के जो शिलालेख है वहां पे मिलता है सबसे पहले अपभ्रंश का उल्लेख। तो देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनेगा कि अपभ्रंश जो भाषा है, अपभ्रंश जो नाम है उसका पहली बार जो उपयोग है वो कहाँ मिलता है, तो किसके शिलालेख में मिलता है, तो धारसेन द्वितीय कौन है, तो बल्लवी का राजा है, उसमें ही सबसे पहले जो अपभ्रंश नाम है उसका उल्लेख मिलता है। अपभ्रंश क्या है, तो अपभ्रंश एक भाषा है, जब भाषा टूटते एक अलग भाषा में कन्वर्ट होती है तो जो बीच का समय बचता है ना वो अपभ्रंश कहलाती है। तो अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का विकास हुआ है। तो ये जो शिलालेख में मिलते हैं जिसमें उसने अपने पिता गुणसेन जो है को संस्कृत, प्रकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। और जो कवि भामा है, जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे वो वाली जो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत, उसमें मैंने इस सबको बताया था कि जो भामा उसी समय के जो कवि है वो भामा, जो कि विक्रम की 7वीं शताब्दी क्या है, इन्होंने भी तीनों भाषा का उल्लेख किया है कि जो उस समय की जो भाषा थी वो 3 थी। कौन कौन सी थी, तो संस्कृत थी, प्रकृत थी और अपभ्रंश थी। तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि अपभ्रंश का कहाँ मिलता है, तो वो बल्लवी के राजा का जो धारसेन द्वितीय है उनके शिलालेखों में मिलता है। ये आपको याद रख लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो नाथ पंथ है, जो कई सारे जो डिवीजन हुए, जैसे कि जब धर्म बदलता है, जो प्राचीन काल का जो समय था ना, बुद्ध का समय जो था, जैन धर्म का समय था, उस समय हिंदू धर्म था, उसमें रूढ़ी जो पंथ था वो काफ़ी बढ़ते चला जा रहा था और जो स्टेटस मिलना चाहिए था लोगों को वो नहीं मिल पा रहा था। जैसे जो कायस्थ लोग होते थे, जैसे 4 टाइप में वर्णों को डिवाइड किया जाता है ना, तो उनमें जो कायस्थ लोग होते थे, ठीक है, कायस्थ जो शूद्र से थोड़ा सा ऊपर होते थे, तो कायस्थ लोग वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो शूद्र हो गया और एक कायस्थ हो जाएगा। तो जो कायस्थ होगा वो जो है वो सबसे ज़्यादा जो आर्थिक स्थितियाँ जो होती थी, आर्थिक जो क्रियाकलाप होते थे, उनमें जो कायस्थ लोग होते थे उनका ही सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन उनको वो स्थिति स्टेटस नहीं मिल पा रहा था। ब्राह्मण को मिल रहा था, क्षत्रिय को मिल रहा था, लेकिन जो वो जो थे, जो कायस्थ लोग थे, उनको ये चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो उस कारण से जो प्राचीन काल का समय बनता है, जो 5वीं बुद्ध का समय हो या फिर जैन धर्म का समय हो, उस समय कई सारे धार्मिक आंदोलन हुए। तो प्राचीन काल का जो धार्मिक आंदोलन है उसका कारण ये बैठता है क्योंकि उस समय जो स्थितियां थी वो नहीं हो रही थी। जैसे कि कृषि में हम पशुओं का यूज करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कर्मकांड पे नाम पे जो पशु है उसकी बलि दी जाती थी। तो इन सब को लेकर ना एक धर्म का एक आंदोलन वहां पे चला था। तो उसी में जो शैव धर्म को मानने वाले लोग थे, शैव धर्म जो भगवान शंकर को जो मानने वाले लोग थे, तो उसी में से एक नाथ पंथ था। उसी में से एक नाथ पंथ होते हैं। पंथ मतलब एक पटा हुआ पाठ उसका हो गया, तो नाथ पंथ थे। तो नाथ पंथ के जो जोगी होते थे, उनके जो योगी होते थे, उन्हें परंपरागत साहित्य की भाषा,
जो परंपरागत साहित्य होते हैं उसकी भाषा, या फिर काव्य भाषा से जिनका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज था, नागर अपभ्रंश या ब्रज था, अलग एक सधुकड़ी भाषा का सहारा लिया। इन्होंने किस भाषा का सहारा लिया? सधुकड़ी भाषा। सधुकड़ी क्या होती है? तो ये भाषा होती है जिसमें कई सारे जो बोलियां होती है उनको मिलाकर एक भाषा बनाई जाती है। इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। जिसका उपयोग किसने किया था? तो पंचमेल खिचड़ी का उपयोग कबीर करते हैं। सदुकड़ी जो भाषा है उसका उपयोग कबीर भी करते थे। तो नाथ पंथ के जो जोगी होते थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? वो सदुकड़ी का प्रयोग करते थे। इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा। इनकी जो ढांचा है वो कुछ खड़ी बोली की तरह मिलती है और कुछ राजस्थानी की तरह मिलती है। जो खड़ी बोली लिए जो राजस्थानी होती है वही इसकी भाषा मिलती है। तो ये जो आपको बस एक मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वहीं से सवाल आएंगे। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स बस याद रख लेनी है और मैं जो जितना भी मैं समझा सकता हूँ वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में है कि कबीर की जो साखी है, साखी शबद रमैनी, इनकी 3 रचनाएं हैं। ठीक है, बीजक आप जानते होंगे, कबीर को मैंने जब पढ़ाया था तो बीजक जो है जिसे धर्मदास ने संकलन किया है, इसका संकलन धर्मदास ने किया है और ये 3 पार्टों में बटा हुआ है, साखी शबद रमैनी। तो कबीर की जो साखी है और जो रमैनी है, इस सब की भाषा में हम पाएंगे, जब इनकी भाषा का विश्लेषण हम करेंगे तो पाएंगे कि साखी की जो भाषा है, जो साखी की भाषा है वो खड़ी बोली लिए राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुकड़ी भाषा है, जिसमें आपको खड़ी बोली लिए जो मिश्रित जो सामान्य सदुकड़ी भाषा मिलेगी किसकी? साखी की। पर रमैनी के यदि हम पदों की बात करें, जो रमैनी का पद है उसके पदों की भाषा में काव्य में ब्रज भाषा और कहीं कहीं आपको पूर्वी बोली भी मिलेगा। तो सवाल इसी तरह से पूछ दिया जाएगा कि ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है कि ये जो उनकी जो भाषा है वो क्या है? तो साखी की भाषा क्या है? तो साखी में आपको राजस्थानी मिश्रित जो सामान्य सदुकड़ी भाषा है वो मिल जाएगी और जो रमैनी है उसकी भाषा क्या मिल जाएगी? तो रमैनी में ब्रज भाषा और कहीं कहीं आपको पूर्वी बोली मिल जाएगी। तो 2 तरीके से यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो क्या दिया जाएगा कि ये रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा है, और दूसरा पूछ लिया जाएगा कि साखी की भाषा क्या है या फिर रमैनी की भाषा क्या है। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होती है, ध्यान से जब इसका विश्लेषण किया जाता है तो यह बात भी सामने आती है कि ज्यों ज्यों जैसे जैसे काव्य की भाषा जो है वो देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती है, जैसे जैसे देश भाषा की वो अधिक प्रवृत्त होती चली जाती है, देश भाषा की ओर बढ़ती जाती है, तैसे तैसे जो है वो त्यों त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम हुआ वैसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हुए उसको सामान्य रूप से, जैसे संस्कृत का कोई शब्द है उसको वैसे का वैसा ही जैसा वो संस्कृत में था वैसा ही हमने उसको हिंदी में यूज कर लिया तो उसको तत्सम बोल देंगे। और तद्भव बोलेंगे जब उस शब्द का मैंने जो अर्थ है उसका जो शब्द है उसको शब्द को चेंज किया, अर्थ तो वही रहेगा लेकिन जैसे अश्रु हो गया उसे आंसू बोलते हैं तद्भव शब्द में, लेकिन उसका जो तत्सम हो जाएगा वो अश्रु हो जाएगा संस्कृत शब्द। तो संस्कृत से वैसे शब्द जो हिंदी में आए हैं उसको तद्भव बोलते हैं और संस्कृत के वैसे शब्द जो संस्कृत निष्ठ रूप में ही हिंदी में आ गए हैं उसको तद्भव बोलते हैं। और देशज शब्द हो गया और विदेशज शब्द हो गया, जैसे विदेश से कुछ शब्द आ गए हैं तो उसको विदेशज बोल देंगे, और देशज शब्द हो गए जैसे थारी, लोटा, ऐसे वैसे शब्द होते हैं उनको देशज शब्द बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप देश भाषा की ओर बढ़ते चले, तो देश भाषा कहने का मतलब लोगों की भाषा, जन की भाषा, तो जैसे जैसे आप काव्य भाषा से जो कविता की भाषा है उससे आप जन की भाषा में जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तैसे तैसे आप देखोगे कि जो तत्सम संस्कृत शब्द है उसको रखने में कोई संकोच नहीं था, उसके संकोच घट गया था। और सारंगधर के पदों और कीर्ति लता में इसका प्रमाण मिलता है। सारंगधर के जो पद हैं और कीर्ति लता है उसमें इसका प्रमाण मिलता है। इसी आधार पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निष्कर्ष पे वो पहुंचते हैं कि जो काव्य भाषा से यदि देश भाषा की ओर बढ़ता है, जो काव्य की भाषा है उससे यदि देश भाषा की ओर कोई साहित्य बढ़ता है तो उसमें जो तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं उसका संकोच जो है वो यूज करने का घटता है, मतलब आप उसे आसानी से यूज करते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई संकोच नहीं रह जाता। राजभाषाओं में सुनाए जाने वाली जो नीति और श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहे में कहे जाते थे और वीर रस के ये पद जो होते हैं वो 56 में होते थे। तो सवाल आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि जो राजभाषाओं में जो सुनाए जाने वाले नीति, जो श्रृंगार आदि का विषय जो प्रायः क्या होता था, तो वो दोहे में कहे जाते थे। ठीक है, वो क्या कहे जाते थे? वो दोहे में कहे जाते थे, या और उसमें वीर रस का जो प्रयोग होता था, जो रस है वो वीर होता था प्रयोग, और पद जो होता था वो छपय पद का प्रयोग इसमें किया जाता था।
छपाए पद का प्रयोग किया जाता था। राजाश्रित जो कवि होते थे, मतलब राजा के द्वारा जो कवियों को आश्रय दिया जाता था, उनको वो जो राजा है उनको मतलब जो कवि होते थे वो राजाओं का गुणगान करते थे और उसके बदले में जो राजा है वो उसको जमीन देता था, जागीर देता था, उसके रहने की व्यवस्था करता था। तो ये जो राजाश्रित कवि होते थे वो अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम, तपात का वर्णन अनूठी युक्तियों के साथ किया करते हैं और अपनी जो वीरोभिलाषी कविताओं में वीरों को उत्साहित किए करते हैं। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी कारण से उस जो काल है उसको वीर गाथा काल कहा है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस जो आदिकाल है उसको वीर गाथा काल क्यों कहा है, तो उनका कहना है कि जो राजाश्रित कवि हुआ करते थे, राज्य के अधीन जो कवि हुआ करते थे, राज्य के द्वारा जिन कवियों को संरक्षण दिया जाता था, वैसे कवि जो थे वो अपने जो राजा हुआ करते थे उनकी शौर्य का, उनका जो पराक्रम था, उनका शौर्य था, उनका जो पराक्रम था, उनका वो अनूठा वर्णन करते थे, अतिशयोक्ति रूप में वो उनका वर्णन करते थे। तो इसी कारण से जो वीरोभिलाषी और वीर रस का जो प्रयोग होता था, युद्ध होता था, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया भी था कि युद्ध होता था महिलाओं को केंद्र में रखकर, मतलब महिलाओं के लिए युद्ध होता था और अपनी जो इज्जत प्रतिष्ठा है उसके लिए युद्ध होता था, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जो युद्ध होता था। तो ये जो काल था वो युद्ध का था। इस समय मुस्लिम का आक्रमण भी हो रहा था, नया नया जो मुस्लिम धर्म था, तो उस समय जो मुस्लिम धर्म का वो आक्रमण भी भारत में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था। तो इस कारण से ये जो काल है इसमें वीर गाथा, मतलब वीरों की जो गाथा मतलब कह जाना, तो वीरों की गाथाओं को लिखा जाता था। तो इस कारण से इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो वीर गाथा काल कहा है, जिसका समय क्या बैठता है तो 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत। ठीक है, इस वीर गाथा को हम दो रूपों में पाते हैं। पहला रूप जो होता है वो मुक्तक रूप होता है और दूसरा रूप हो जाए वो होता है वो प्रबंध काव्य होता है। तो दो रूप होते हैं, काव्य के दो रूप होते हैं, काव्य हो या फिर कोई साहित्य हो, इसके दो रूप आपको देखने को मिलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो एक रूप होता है जिसे बोला जाता है मुक्तक रूप और एक रूप होता है जिसको बोला जाता है प्रबंध रूप। इसको मैं यदि एक्सप्लेन करूं तो मुक्तक रूप उसे बोलते हैं जब कोई पद हम लिख रहे हैं, कोई पद लिख रहे हैं, जैसे हम दोहा लिख दिए, दो दोहा मैंने लिखा और ये दो दोहे हैं जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं है, ये दोनों के दोनों दोहे अलग हैं, ये दोनों के दोनों यदि मुहावरे अलग हैं, जैसे कि जो पहेलियाँ लिखी जाती है, जैसे अमीर खुसरो पहेली लिखते थे, तो ये दोनों की दोनों पहेलियाँ अलग हैं। तो ये जो अलग हो, इसमें कोई संबंध ना हो, तो ये मुक्तक काव्य कहलाता है, ये मुक्तक रूप साहित्य का कहलाता है। वहीं इन दोनों में यदि संबंध हो, ये जो दोनों पद लिखे गए हैं इनमें कोई संबंध हो, मतलब यदि आप इसको नहीं पढ़ते हो, वो एक जो पाठ है, एक पहला पेज को पढ़े बिना आप दूसरे पेज पे चले जाते हो तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो वो प्रबंध काव्य होता है। जैसे कहानी है, इसको आप नहीं ऐसा कर सकते हो कि आप 5वीं पेज पढ़ने लगो, लेकिन आप जब पहेली पढ़ोगे, पहेली जब आप पढ़ोगे तो पहेली आप कैसे भी पढ़ सकते हो, आप पहला पेज पढ़ लो या फिर 5वां पेज पढ़ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहेली आप कैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन कहानी पढ़ने के लिए आपको जो एक प्रबंध में पढ़ना पड़ेगा, एक ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा, पहले पेज के बाद दूसरा पेज पढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो जो मुक्तक काव्य होता है उसमें कोई संबंध नहीं होता पदों के बीच, और जो प्रबंध काव्य होता है इसमें पदों के बीच संबंध होता है, तो यही मुक्तक काव्य कहलाता है। तो वीर गाथा का जो समय है उसमें मुक्तक रूप भी आपको देखने को मिलेगा और उसमें प्रबंध रूप भी आपको देखने को मिलेगा। तो सवाल ऐसा पूछा जा सकता है आप में, साहित्य प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वो कौन सा है, तो वो पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रबरदई के द्वारा लिखा गया है। मैंने जो पिछली वीडियो था उसमें बताया भी था। तो पृथ्वीराज रासो, ये जो सवाल है वो कई बार पूछा गया है। अभी जो 29 तारीख को पेपर भी हुआ था, 29 अक्टूबर को जो नगर पालिका वाला, उसमें भी ये सवाल आया था कि जो साहित्य, प्रबंध साहित्य जो है उसमें सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो उपलब्ध कौन सा है, तो वो पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो है जो कि चंद्रबरदई के द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। जो वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी जो पुस्तक मिलती है वो कौन सी है, तो विशल देव रासो जो वीर गीत के रूप में, वीरों के गीतों के रूप में, वीरों का वर्णन करने के रूप में जो सबसे पुरानी हमें किताब मिलती है वो कौन सी है, तो वो विशल देव रासो मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, सवाल ऐसे ही आपको पूछा जाएगा।
तो आपको विशल देव रासो याद रखना है। यहाँ पे वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जो वीर गाथा काल है, तो उसमें वीर काल के उस ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिनकी या तो प्रतियां मिलती है या कहीं कहीं उनका उल्लेख पाया जाता है। ये जो ग्रंथ है वो क्या कहलाते हैं, तो रासो कहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको रासो साहित्य जो है वो पूरा बता दिया था। इनकी जो पूरी स्लाइड है मैंने आपको दिखाई थी कि कौन कौन से जो रासो साहित्य हैं। जैसे आप यहाँ पे फिर से देख लो, जो खुमान रासो है वो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया। विशल देव रासो ये नरपति नाहल के द्वारा लिखी गई, तो मैंने अभी जो विशल देव रासो दिखाया। तो जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रप्रदेय के द्वारा लिखी गई है। जो जयचंद्र प्रकाश है वो भट्ट केदार के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद परमाल रासो है ये जगनिक के द्वारा लिखी गई है। रणमल छंद जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये श्रीधर के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद हमीर रासो है वो सारंगधर के द्वारा लिखी गई है। तो ये रासो साहित्य कहलाते हैं। तो इन्हीं रासो साहित्य जो ये रासो साहित्य हैं, तो रासो साहित्य किसे बोलते हैं, तो जो आदि काल है, जो वीर गाथा काल है, उस समय में जो रचनाएं हुई, वीरों का उल्लेख करते हुए जो रचनाएं हो और उनकी जो प्रतियां मिलती है या कहीं उनका जो उल्लेख मिलता है, उन्हीं को रासो बोलते हैं। इस कारण से जो रासो साहित्य बोलते हैं या इनको रासो ग्रंथ भी बोलते हैं। कुछ लोग इस शब्द का जो संबंध है वो रहस्य से बताते हैं कि ये जो शब्द रासो है वो किससे संबंधित है, ये रहस्य से संबंधित है। पर यदि हम विशल देव रासो के काव्य के अर्थ में रसायन शब्द के बार बार आया है, तो जो रसायन शब्द बार बार आया है, ये जो 29 तारीख का पेपर हुआ था, 29 तारीख का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा भी था कि रासो किस अर्थ से आया है, तो वो किस अर्थ से आया है, वो रसायन अर्थ से आया है। तो आप देख सकते हो कि मैं वही आपको पढ़ाऊंगा जहां से सवाल आएंगे। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा जो है वो एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज किया है, तभी इन चीज़ों को मैं शॉर्ट में आपके पास लेके आया हूँ। तो ये सवाल पूछा गया था कि जो रासो साहित्य है उसका उदय, उस शब्द है उसका आरंभ कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कहाँ है, तो उसका ओरिजिन रसायन शब्द है। रसायन शब्द बार बार आया है और अतः हमारी जो समझ यही है कि रसायन शब्द से होते होते ये रासो शब्द बन गया। तो सवाल आपसे यही पूछा गया था 29 तारीख को जो पेपर नगर पालिका वाला हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो रसायन शब्द है ये बार बार आया है, रसायन शब्द है, मतलब वहां पूछा गया था कि रासो शब्द है वो किससे बना हुआ है, रासो शब्द का जो प्राचीन शब्द है वो कौन सा है, तो वो रासो शब्द का प्राचीन शब्द रसायन है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि चीजें बार बार आपसे रिपीट करे। खुमान रासो है, ये एक ग्रंथ है खुमान रासो। इसका संवत कब बैठता है, तो 810 से लेके 1000 के बीच का जो समय है वो खुमान रासो के बारे में है, जिसमें चित्तौड़ के जो रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए और जो कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार रूप से वर्णन किया है। ठीक है, खुमान रासो है, उसका संवत कब आता है, तो 810 से लेके 1000 के बीच आता है, जिसमें चित्तौड़ के जो रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए, इनके युद्धों का जो वर्णन विस्तार रूप से किया है कर्नल टाड ने। तो यही आपको याद रखना है, इनके युद्धों का विस्तार किसने किया है, तो ये कर्नल टाड ने किया। ये भी जो क्वेश्चन कर्नल टाड है ये पूछा गया है। ठीक है, खुमान जो है उसने 24 युद्ध किए। ये जो खुमान के 3 राजा जो थे रावल खुमान के, वो उन्होंने 24 युद्ध किए थे, जो कि विक्रम संवत 869 से लेके 893 तक राज्य किया। और यह समस्त वर्णन जो है वो दलपति विजय नामक जो किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जो खुमान रासा है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो मैंने बताया ये दलपति विजय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दलपति विजय के द्वारा जो खुमान रासो लिखी गई, और इसका वर्णन भी किसने किया है, तो कर्नल टाड ने किया है। इसका वर्णन कर्नल टाड ने किया है, तो आपको कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए, इसका वर्णन कर्नल टाड ने किया है। और जो खुमान रासो है यह किसने लिखा है, तो दलपति विजय ने लिखा है। इसमें जो चित्तौड़ के जो राजा है रावल खुमान, 3 राजाएं हैं, उनके युद्धों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अतएव 190 वर्षों का औसत लगाकर अनुमान हम लगा सकते हैं कि जो खुमानो हैं, 3 जो खुमान हुए, उनका समय अनुसार इस प्रकार बैठता है। तो जो पहला खुमान हुआ इसका संवत 810 से लेकर 865 के बीच बनता है। जो खुमान दूसरा खुमान, इसका संवत बैठता है 810 से लेकर 900 के बीच। और इसी तरह से तीसरा खुमान है, उसका संवत बैठता है 965 से लेकर 990 के बीच। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। यहाँ से अभी तक सवाल तो नहीं आए हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है जिस कारण से मैंने इसका काल बता दिया है। तो इसको आप एक बार ध्यान में बस रख लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। तो आप जो है वो ऑप्शन से भी इसे कर सकते हो। अब बात आती है जो नलपति नाहल है, नलपति नाहल जिसने विशल देव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है।
विशल देव रासो किसने लिखा है? तो सबसे पहले यही आपको याद रखना है, ये नरपति नाहल ने लिखा है, जो कि एक छोटी सी ग्रंथ है, 100 पृष्ठों का ही यह ग्रंथ है, जो कि वीर गीत के रूप में लिखा गया है। इसमें जो गीत के रूप में ये लिखा गया है, तो ये भी पूछा जाता है कि वीर गीत के रूप में लिखा गया और कैसा गीत? तो वीर गीत। वीर जो अपने राजा है, उनके सौंदर्य, उनके जो युद्ध का कौशल है, उनकी जो पराक्रम है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसके आपको 4 खंड मिलेंगे, इसके जो है वो 4 खंड मिलेंगे। जो पहला खंड है, इसमें मालवा के जो भोज परमार की पुत्री राजमती है से सांभर के जो विशल देव है उनका विवाह होना, ये पहले खंड में आपको मिलेगा। जो पहला खंड है उसमें क्या मिलेगा? तो मालवा के जो राजा भोज हैं, जो परमार हैं, परमार जो एक गोत्र होता है, ठीक है, ये राजपूतों में एक गोत्र होता है परमार राजपूत, तो वो भोज परमार की जो पुत्री है राजमती, वो उससे सांभर के जो विशल देव रासो का विवाह हुआ था। तो ये पहले खंड में मिलता है। दूसरा खंड है, उसमें क्या मिलता है? तो विशल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। तो ये वियोग का समय हुआ, ये वियोग का समय हुआ, तो यहाँ पे वियोग का ये समय हुआ। तो दूसरा खंड में वियोग की बातें मिलती है। उसके बाद तीसरा खंड आता है। तो तीसरा खंड में क्या मिलता है? तो राजमती का जो विरह वर्णन है। दूसरा खंड में वियोग आया, तो विरह हुआ, वियोग हुआ, तो ये उड़ीसा चले गए, वहां पे 1 वर्ष में रहा। तो तीसरा खंड में यही चीजें मिलती है, जो राजमती है उसका विरह वर्णन मिलता है तथा विशल देव का उड़ीसा से लौटना भी इसमें वर्णन मिलता है। जो चौथा खंड है कि भोज का अपनी पुत्री और अपने घर लिवा ले जाना तथा विशल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना, ये जो तीसरा खंड है। तीसरा खंड में क्या होता है कि जो राजा भोज हैं वो अपनी पुत्री को अपने घर पे ले आते हैं, लेकिन फिर से विशल देव जो होते हैं वो अपनी पत्नी है उसको चित्तौड़गढ़ से लाना है, इसी का इसमें वर्णन मिलता है। तो ये इसका जो विशल देव रासो है, इसमें 3-4 खंड आपको मिलते हैं। चारों खंड में क्या क्या वर्णन किया गया है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। साहित्य की जो सामान्य भाषा थी वो हिंदी ही थी, जो कि पिंगल कहलाती थी। 2 भाषाएं हैं, डिंगल और पिंगल। डिंगल और एक है जो पिंगल है, ठीक है, पिंगल आप याद रख लो, एक है जो पिंगल है। तो डिंगल और पिंगल 2 चीजें हैं, एक पिंगल है और एक डिंगल है। तो डिंगल पिंगल को कैसे याद रखोगे? तो डिंगल आपके सिलेबस में दिया गया है, पिंगल आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो डिंगल कुछ नहीं है, डिंगल है कि वैसी भाषा जो आपके कर्ण को प्रिय ना हो, कान को पसंद ना हो, वो कर्कश आवाज हो, तो वो डिंगल कहलाती है। और जो पिंगल है वो कर्ण प्रिय जो आवाज होती है वो पिंगल कहलाती है। इसको मैंने पिछली जो वीडियो था उसमें समझाया भी था कि डिंगल को समझ लो ढिंचक पूजा, एक सिंगर थी, आई थिंक 2-3 साल पहले, वो बहुत फेमस हुई थी सोशल मीडिया पे, उसका नाम शायद ढिंचक पूजा ही था। तो वो गाती थी, तो बकवास एकदम गाना था उसका, तो वो कर्ण प्रिय नहीं है, तो वो डिंगल हो गया, जो कर्ण प्रिय नहीं हो। लेकिन यहाँ पे हम अरिजीत सिंह की बात करेंगे, जो अरिजीत सिंह है वो डिंगल हो जाएंगे। तो डिंगल और पिंगल में आपको समझ में आ गया होगा कि साहित्य की वैसी भाषा जिसमें हम कर्ण प्रिय आवाजों, जो कर्ण प्रिय भाषा होती है, जो कानों को अच्छा लगे, वो पिंगल कहलाती है। तो जो साहित्य की जो सामान्य भाषा थी वो हिंदी थी और जो कि पिंगल कहलाती थी। और जो डिंगल है वो क्या कहलाएगी? तो डिंगल को राजस्थानी भी बोलते हैं। तो डिंगल है वो जो कर्ण को प्रिय ना हो, वैसी आवाज वैसे जो साहित्य की भाषा है जो कर्ण को प्रिय ना हो, तो वो डिंगल कहलाती है। प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज और मध्य प्रदेश की जो भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा की स्वीकृति हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। तो पिंगल भाषा का उस समय तक जो साहित्य में स्वीकृति भी मिल गई थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा को जो साहित्यिक रूप था वो डिंगल कहलाता था, ठीक है। तो ये डिंगल हो गया, जो अपभ्रंश हो, जो कर्ण को प्रिय ना हो, तो वो राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था, जो राजस्थानी भाषा का, शुद्ध राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप था, उसे डिंगल कहा जाता है। तो सवाल यहाँ से भी आपसे पूछा जाएगा कि डिंगल भाषा है वो क्या है? तो एक शुद्ध राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप जो है वो डिंगल कहलाता है। जो विशल देव रासों में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है, जो विशल देव रासो हमने देखा उसमें श्रृंगार रस की आपको प्रधानता मिलती है, क्योंकि इसमें देखिए ये तो पहला तो भोज की पुत्री का विवाह करना, उसके बाद विशल देव का रूठ कर जाना। तो जब रूठ के जा रहे हैं तो वियोग रस यहाँ पे प्रयोग होगा, उसके साथ श्रृंगार रस का प्रयोग होगा। विरह वर्णन जब किया जाएगा फिर से श्रृंगार रस का प्रयोग होगा, विशल देव का जो प्रेम है उसको दिखाया जाएगा, तो तब भी क्या किया जाएगा? तो श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो ग्रंथ है उसमें श्रृंगार रस का प्रयोग काफी अधिक किया गया है। तो आपको याद रखना है कि विशल देव रासो है, इसमें श्रृंगार जो रस है उसका प्रयोग की प्रधानता मिलती है। तो ये चीजें हैं आपको याद रखनी पड़ेगी। जो चंद्रबरदई है,
चंद्रप्रदयी है जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो चंद्रप्रदयी के द्वारा लिखी गई, जिनका समय 1225 से लेकर 1249 के बीच का बैठता है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ये देखिए, ये सवाल है जो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और आपसे पूछा भी जाएगा। यही सवाल आपसे पूछा भी जाएगा क्योंकि सवाल है वो रिपीट करते हैं प्रीवियस ईयर के ही। तो ये सवाल पूछा गया था कि चंद्रप्रदयी जो है वो हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनके जो पृथ्वीराज रासो है, इनके द्वारा जो लिखी गई पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, तो प्रथम हिंदी का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हो गया और प्रथम हिंदी का महाकवि जो है वो हो गए, वो कौन हो गए? तो वो चंद्रप्रदयी हो गए। तो ये आपको याद रखना होगा। चंद्र जो चंद्रप्रदयी थे वो दिल्ली के अंतिम जो हिंदू सम्राट थे महाराजा पृथ्वीराज, उनके सामंत थे और उनके जो राज्य कवि थे। इनका ये कौन थे जो चंद्रप्रदयी थे? तो ये महाराजा पृथ्वीराज जो थे उनके सामंत थे और वो क्या थे? तो उनके राज्य कवि भी थे। पृथ्वीराज रासो में 2,500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 सर्ग है। सर्ग मतलब कुछ नहीं होता, सर्ग मतलब अध्याय होता है। मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। तो 69 सर्ग है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 69 सर्ग याद रहे तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इस तरह से आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने अध्याय है, इसमें कितने सर्ग हैं, क्योंकि पूछा गया है। पिछले जो 29 तारीख का जो पेपर हुआ था उसमें डॉक्टर नागेंद्र को लेकर पूछा गया था। डॉक्टर नागेंद्र को लेकर पूछा गया था जिसका आंसर 11 था कि इसमें 11 चैप्टर हैं। तो चैप्टर से भी सवाल आपको पूछा जाता है। तो ये आपको 69 सर्ग है, याद रखेंगे। रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है कि जो चंद्रप्रदयी के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, इसका जो पूर्ण किया, ये पूर्ण किताब जो है वो चंद्रप्रदयी ने नहीं लिखा, उसका जो पूर्ण किया वो किसने किया? तो उनका पुत्र जलहन ने इसको पूर्ण किया था। जलहन के द्वारा ये जो किताब थी इसको पूर्ति की गई थी, इसको पूर्ण किया गया था। पृथ्वीराज रासो की राजभाषा में कश्मीरी कवि, जो कश्मीर के कवि थे, कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है जो कि पूरी नहीं मिलती है। इसका जो साक्ष्य है पूरी नहीं मिलती है, संदिग्ध है। उसकी पूरी जो रचनाएं हैं वो हमें अभी तक नहीं मिल पाई है। तो पृथ्वीराज जो है वो इसकी राज्यसभा में कवि, कश्मीरी जो कवि थे वो कौन थे? जयानक थे, जिन्होंने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य भी लिखा है। भट्ट केदार, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो मधुकर कवि कहा जाता है। भट्ट केदार को मधुकर कवि कहा जाता है, जिनका समय 1224 से लेकर 1243 बैठता है। तो भट्ट केदार है जिन्हें मधुकर कवि भी कहा जाता है। ये सवाल पूछा जाएगा कि किनको मधुकर कवि कहा जाता है? तो भट्ट केदार को कहा जाता है। इन्होंने जो कन्नौज के सम्राट जो है वो जयचंद, इसका गुणगान किया है। तो भट्ट केदार ने जो जयचंद है उसका गुणगान किया है। उनकी किताब कौन सी है? तो जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश में इन्होंने इसका वर्णन किया है। तो जयचंद्र प्रकाश जो एक महाकाव्य है वो किसने लिखा है? तो वो भट्ट केदार ने लिखा है। ये तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, जिसमें जो महाराज जयचंद है जो कि एक देशद्रोही आप बोल सकते हो, उस समय आप जानते हैं कि जयचंदों का ऐसा यूज किया जाता है देशद्रोह के रूप में। तो जयचंद के प्रताप और पराक्रम का इसमें विस्तृत वर्णन मिलता है। जो जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा जो ग्रंथ है, ये भी किसने लिखा है? ये भी मधुकर कवि ने ही लिखा है, जो कि भट्ट केदार है। भट्ट केदार का नाम ही मधुकर कवि है। जगनिक है जिनका संवत 1230 ईस्वी बैठता है। ऐसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। जगनिक जो है वो ऐसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है कि कालिंजर के राजा जो परमार के यहाँ जगनिक नाम का एक भाट था, ठीक है, जिन्होंने महोबा के 2 प्रसिद्ध वीर जो है वो आल्हा और उदल, जो कि बुंदेलखंड आप मान सकते हो, महोबा जो क्षेत्र है, महोबा भी पूछा जा सकता है, एग्जैक्ट नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे ये जो आल्हा जो है, आल्हा खंड जो है वो एक जो बुंदेलखंड से रिलेटेड है। बुंदेलखंड का जो पार्ट है यूपी, ये यूपी हो गया और ये मध्य प्रदेश हो गया। तो ये जो क्षेत्र होता है ये बुंदेलखंड कहला जाता है। आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप इनको चीज़ों को जानोगे, ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा। तो जो जगनिक है उन्होंने क्या लिखा है? तो उन्होंने, जगनिक ने आल्हा और उदल का वर्णन किया है। आल्हा और उदल 2 भाई थे। तो उदल है जिनका उदय सिंह भी आपको नाम मिलता है। इनके जो वीर चरित्र है उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया है, तो वो भी गीतात्मक रूप में, जो गीत रूप होता है उसके रूप में इनका वर्णन आपको देखने को मिलता है। किसमें? तो जगनिक के द्वारा आल्हा और उदल का वर्णन किया गया है और यह बुंदेलखंड से संबंधित है। जो आल्हा की ध्वजा नहीं आए और राम, ऐसा करके कुछ गाना था ना, तो ये काफी वीर थे,
ठीक है, ये एक दो भाई थे जो काफ़ी वीर थे, वो लौट के नहीं आए थे, युद्ध लड़ने गए थे तो वहाँ फिर लौट के नहीं आए थे। तो इसलिए अभी भी जो वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ आल्हा खंड गाया जाता है। मतलब जो ये जो किताब है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसका एक खंड होता है, इसका एक खंड होता है, इसका एक पार्ट होता है जिसे आल्हा खंड कहा जाता है, जिसमें आल्हा और उदल का जो है वो वीरता है उसका वर्णन मिलता है। जैसे आप देख सकते हो कि एक जगह मिलता है वर्णन, यही जो किताब है जो जगनिक के द्वारा लिखे गए हैं, यहाँ पे क्षत्रिय के बारे में इन्होंने कहते हैं। जगनिक है वो क्षत्रिय जो होता है, जो कि रक्षा करते थे उस समय, जो पूर्व मध्य काल हुआ करता था, वो उसमें रक्षा करते थे, जिसे राजपूतों का काल भी कहा जाता है, राजपूतों का काल भी उसे कहा जाता है। तो उन्होंने लिखा है, जगनिक लिखा है कि 12 बरिस लो कुकर जिए, 12 बरिस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरसी 18 जिए क्षत्रिय आगे जीवन को धिक्कार। मतलब इनका कहना है कि 12 वर्ष तक कुकर जीता है, 12 वर्ष तक कुत्ता जीता है और 13 वर्ष तक सियार जीता है, जो जयकाल है वो 13 वर्ष तक जीता है, और जो बरिस 18 क्षत्रिय जिए, मतलब कि जो क्षत्रिय है वो केवल 18 वर्ष तक ही जीता है, आगे यदि वो जीता है तो वो जीवन जीने का अधिकार है, वो ऐसे जीवन पे धिक्कार है कि आप अभी तक जीवित हैं। मतलब यहाँ पे अतिशयोक्ति जो अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है और उसका वर्णन किया गया है कि क्षत्रिय जो थे वो ऐसे वीर थे, क्षत्रिय जो थे उनका पराक्रम ऐसा था कि वो 18 वर्ष की अवस्था में ही वो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, युद्ध इतने करते थे कि वो पराक्रमी इतने थे, युद्ध के कारण उनके वीर गति की प्राप्ति हो जाती थी। इस कारण से ही उन्होंने लिखा था कि 12 बरिस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये जगनिक ने लिखा है। इन गीतों का जो समुच्च है वो सर्वसाधारण आल्हा खंड कहा जाता है। मैंने पिछली स्लाइड था उसमें ही आपको बता दिया था, इनको आल्हा खंड कहा जाता है, जिसमें अनुमान होता है कि ये आल्हा से संबंधित ये वीर गीत जो जगनिक के रचे गए बड़े काव्य का एक खंड के अंतर्गत आता है, जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया है। जो चंदेल वंश है, जो चंदेल वंश है, उन्होंने उनकी जो वीरताओं का जो वर्णन मिलता है वो जगनिक नहीं किया है। तो जगनिक की कोई एक किताब रही होगी जिसका प्रमाण तो अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इसका जो खंड है, इसका जो एक पार्ट है, इस किताब का जो एक पार्ट है जिसे आल्हा खंड कहा जाता है, इसमें जो चंदेल की वीरताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें आल्हा खंड में आल्हा और उदल का वर्णन मिलता है। तो कोई इनकी किताब रही होगी जिसका प्रमाण तो अभी तक नहीं मिल पाया है, तो उन्हीं में इन्होंने, जो जगनिक है, उन्होंने आल्हा और उदल का वर्णन किया है आल्हा खंड में। ठीक है, चंदेलों की वीरता के बारे में वर्णन है। आल्हा और उदल जो है वो परमाल के संबंध थे। आल्हा और उदल किसके संबंध थे? तो वो परमाल के संबंध थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। ये दोनों जो छो वो क्षत्रिय थे, तभी उनका जो वीरता के बारे में बोलते हैं कि 18 वर्ष तक जिए क्षत्रिय और उसके बाद जो है वो जीता है तो उसका जीवन को धिक्कार। तो बनाफर शाखा के वो क्षत्रिय थे। श्रीधर है, एक कवि है श्रीधर, जिन्होंने रनमल छंद नामक एक काव्य रचना की है, जिसमें ईडर के राठौर राजा जो रनमल है उसका वर्णन, उनका जो विजय का वर्णन है, उनको यहाँ पे उन्होंने वर्णित किया है। तो श्रीधर कौन सी रचना की है? तो रनमल छंद किया है। तो ये आपको याद रखना है। खुसरो का जो लक्ष्य है, जो अमीर खुसरो है, ये जो अब जो हमारी आ गई फुटकल रचनाओं में हम चलेंगे। हमारा जो रासो साहित्य की जितने भी रचनाएं थी, जैसे ये स्लाइड आप देख लो, जो मैंने पिछली स्लाइड आपको दिखाया था कि रासो साहित्य में हमने इतना देख लिया। ठीक है, रासो साहित्य में मैंने इतना देख लिया। अब हम फुटकल रचनाओं पे आएंगे और इसके बाद हमारी जो वीर गाथा का जो रासो ग्रंथ है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये फुटकल रचनाएं जो है जिसमें अमीर खुसरो और विद्यापति आते हैं, इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। विद्यापति के बारे में तो मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास किताब है उनमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया हूँ। तो खुसरो का लक्ष्य क्या था? तो खुसरो कविताएं लिखते थे, कविताएं बोल रहा हूँ, पहेली लिखते थे। ठीक है, तो उनका मेन फोकस जो अमीर खुसरो का था वो क्या था? तो जनता को मनोरंजन करना था। लेकिन जो कबीर थे, जो संत कबीर थे, उनका धर्म उपदेश देना था, धर्म का उपदेश देना था, जिसके कारण जो जनता है उसमें जो सच्चे जो नागरिक है उसकी भावना बढ़े। जो विद्यापति है, इनकी जो पदावली है, विद्यापति जो है इनकी पदावली की रचना जो है वो पदावली की रचना के कारण ही इन्हें मैथिली कोकलिक कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि विद्यापति को मैथिली कोकलिक क्यों कहा जाता है, कि किस रचना के लिए कहा जाता है? तो उनकी जो पदावली रचना है,
पदावली जो उनकी रचना है उसके लिए इन्हें मैथिली कोकली कहा जाता है। इससे पहले जो विद्यापति से संबंधित मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने इनके थ्योरीज पार्ट को क्लियर किया है और उसके बाद एक MCQ पार्ट भी इनका मिल जाएगा। तो वो सारे वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। विद्यापति का जो संवत बैठता है वो 1460 के तिरहुत राजा जो थे, तिरहुत के राजा जो थे वो शिव सिंह के यहाँ बैठता है। कि जो विद्यापति कहाँ रहते थे, तो तिरहुत के जो राजा थे शिव सिंह, तिरहुत प्रमंडल जो कि बिहार में आता है, तो शिव सिंह के यहाँ रहते थे। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि विद्यापति कहाँ रहते थे, तो वो शिव सिंह के यहाँ रहते थे। मोटे हिसाब से जो वीर गाथा का काल बैठता है वो हमीर, महाराजा हमीर के समय तक समझना चाहिए। मैंने जो पहली स्लाइड आपको दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देख भी सकते हो कि जो महाराजा भोज से लेकर हमीर देव का जो समय है वही वीर गाथा कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो महाराजा भोज से लेकर हमीर देव का समय है ये आप याद रख लोगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से सवाल पूछ लिया जाए। तो जो वीर गाथा का समय है महाराजा हमीर तक बैठता है, राजा भोज से लेकर महाराजा हमीर तक, जिसका संवत है 1050 से लेकर 375 विक्रम संवत। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल के किसी रूप की जो काव्य रसित वेग से प्रभावित हुई है, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी है, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते हैं। मतलब जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य की इतिहास है, उसकी एक विशेषता रही है, उसकी एक क्वालिटी रही है कि जब कोई भी विशिष्ट काल हो, चाहे वो वीर गाथा काल हो, चाहे वो जो आधुनिक काल हो, चाहे वो रीति काल हो, चाहे वो छंद का काल हो, तो उन सब जो रचनाएं हैं कोई भी एक विशिष्ट काल ऐसा नहीं आता कि जिस रूप में आप उसका जो वेग है, उसकी जो वेलोसिटी है काव्य की, वो बढ़ते चली जाती है, धीरे धीरे प्रभावित होती चली जाती है, जो बदलते चली जाती है। आगे चलकर वो मंद गति से भी कभी बह भी रही है तो कभी मंद गति से भी बदले, उसका जो स्पीड है बढ़ने का, उसके जो परिवर्तन का स्लो हो सकता है। लेकिन जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा है वो ऐसा नहीं है कि कभी सूखा पड़ गया है, कि ऐसा नहीं हुआ कि कभी हिंदी साहित्य में रचनाएं नहीं हो रही है, हिंदी साहित्य की रचनाएं होनी बंद हो गई है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। हो सकता है हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि जो रचनाएं हैं वो कम हुई है, लेकिन जो रचनाएं कम हुई है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदी साहित्य की रचनाएं हैं जो बंद हो जाए। तो यही यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पूरा का पूरा जो 9 वर्षों का समय है उसके साहित्य के इतिहास में हमें सर्वथा कभी भी जो सूखी हुई नहीं मिलती है, मतलब कभी इसमें सुखाड़ देखने को नहीं मिलती है, हमेशा रचनाएं होती रहती है। तो ये कथन है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो था जिसमें हमने पूरा का पूरा जो वीर गाथा काल है उसको शॉर्ट में ख़त्म किया। काफ़ी लंबी किताब थी तो मैंने उसको शॉर्ट में ख़त्म कर दिया है, इस जो स्लाइड के माध्यम से थोड़े थोड़े पॉइंट बनाकर, और जो कुछ चीज़ें हैं उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था। बाकी इन सब जो पार्ट है इसमें हिस्ट्री को ज़्यादा बताया गया है, उनके युद्धों को बताया गया है, तो उन सबको पढ़ने का मेरा मतलब नहीं बनता है, हमारा कोई मतलब नहीं बनता। हम जो साहित्य है उसको पढ़ रहे हैं, तो साहित्य से रिलेटेड जितने पॉइंट्स है उसको मैंने यहाँ पे जो PPT है उसमें तैयार कर दिया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो पे जो व्यू है वो यूनिक व्यू जो होते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियोस नहीं पहुंच रही है। तो वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इतना जरूर कर दें कि मेरे वीडियोज़ को शेयर कर दें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस जो प्लेलिस्ट है हिंदी CGL के लिए, जो हिंदी पेपर 2 के लिए, उसको आप फॉलो कर लोगे। मैं जो कंटेंट है उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। तो अगला जो वीडियो है वो जल्दी ही आएगा। हमारा जो कुछ सोशल मीडिया लिंक है, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो पार्ट नंबर 2 था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये कंप्लीट हो गया। अब जो पार्ट 3 है जिसमें हम आगे का जो पार्ट्स हैं उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे और ये जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।